हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएल एकेडमी पर। मैं आपका दोस्त वासुदेव हीरालाल शाश्वत और आज हम चालू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर टीचर छोड़ दिया करती है, लास्ट में पढ़ाया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर साल आपको एक क्वेश्चन देके जाता है, बहुत ही अच्छा छोटा सा टॉपिक, और एक नंबर देके जाता है। एक नंबर यानी कि एक क्वेश्चन यानी मिनिमम 4 नंबर। गलत हुआ तो माइनस का 1 देके जाएगा, यानी 5 नंबर आपके बम बोले। तो आज हम बात करेंगे गैसेज स्टेट की। गैसेज स्टेट के अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे तो क्या गैस के बारे में पढ़ेंगे सब। तो गैस क्या होती है? गैस सब हम कहते हैं पदार्थ होता है। पदार्थ का क्या होता है? प्रकार होता है। यानी हम जनरली डिवाइड करते थे पदार्थ को 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। गैस पदार्थ का एक प्रकार है जिसके अंदर क्या होता है, उसके आयनों या अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ही कम यानी क्षीण होता है, अत्यंत क्षीण आकर्षण बल होता है इसके अणु और आयनों के मध्य। और ये क्या करती है, अपना जो आयतन दिया होता है उसके अंदर फैलने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। जैसे कि अपनी बात करें, अगर मैं गैस को किसी भी अगर बर्तन के अंदर डाल दूँ, जैसे कि अगर मैं मान लो एक तपेला ले लूँ, उसके अंदर डाल दूँ तो उसका आकार हो जाएगा। एक मैं खाली बोतल ले लूँ, उसमें डालूँ तो उसका आकार हो जाएगा। अगर मैं इस कमरे के अंदर छोड़ दूँ तो उसका आकार क्या होगा, आयतन क्या होगा, वही जो इस कमरे का है, यानी इसका आयतन क्या है, अनिश्चित रहता है। ये थी गैस की परिभाषा, सिंपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं गैस को समझने के लिए किन किन पदों का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस को समझने के लिए हम 4 पदों का इस्तेमाल करते हैं, और 4 पद कौन से होते हैं? एक होता है आपका कौन सा, प्रेशर दाब, टेम्परेचर दाब, वॉल्यूम आयतन, एन नंबर ऑफ मोल्स मोलों की संख्या। ये चारों पद होते हैं जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, गैसीय अवस्था का अध्ययन करते हैं। इन चारों के आधार पर हमने कुछ नियम्स देखे, कुछ लॉ देखे, जो कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए। वैज्ञानिक कौन कौन थे? एक था बोल, एक था चार्ल्स, एक था गैलुसेक, एक था अवोगाद्रो। बोयल, चार्ल्स, गैलुसेक और अवोगाद्रो, इन्होंने क्या क्या किया, अलग अलग नियम दिए। कैसे? ठीक याद रखो, बीटी, सीपी, वीजी, एवीएन। बीटी यानी बोयल ने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट किया। सीपी ने क्या किया, सीपी चार्ल्स ने क्या किया, प्रेशर को कांस्टेंट। वीजी वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, किसने, गैलुसेक ने। एवीएन यानी अवोगाड्रो ने कहा कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है किसी भी पदार्थ के अंदर तो उसके अंदर वॉल्यूम भी बराबर होगा। अगर मैं कहूँ मेरे पास में 5 मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल इसके हैं, तो मैं क्या कहूँगा, दोनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब दे रखे होते हैं तो मैं इसके अंदर ये याद कर सकता हूँ कि मोल्स है वो क्या आएगा, एन अपॉन में एन। जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम दे रखी हो, जैसे कि हम बात करें एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन, तो मैं क्या कहूँगा सर, मैं ये कहूँगा सर, जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम दे रखी हो और अगर अणुओं की संख्या सेम हो तो मैं क्या कहूँगा, मोलों की संख्या सेम आएगी। और मोलों की संख्या सेम आएगी तो मैं क्या कहूँगा, एसटीपी या एनटीपी पर जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है जी मोल इनटू 22.4। दैट्स क्लियर। यानी अवोगाद्रो का नियम भी हमने पढ़ लिया। गैलुसेक का आपको मैंने बता दिया कि वॉल्यूम कांस्टेंट करना है, चार्ल्स के अंदर प्रेशर कांस्टेंट करना है, और बोयल के अंदर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट करना है। चलिए अब हम देखते हैं इन तीनों के एप्लीकेशंस, चारों के वैसे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बोयल की। कोई कोई यूं भी लिख देते हैं बॉयल्स लॉ, ऐसे लिखो अपने हिंदी मीडियम से, हिंदी में लिखेंगे बोयल का नियम। बोयल कहता है सर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें। टेम्परेचर कांस्टेंट करने पे क्या होगा, हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ रखी है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो हमें क्या कहती है, वो हमें कहती है सर पीवी बराबर एनआरटी। P is the pressure, V is the volume, N is the number of moles, R is the gas constant and T is the temperature। जब ये कहता है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ मोल्स, और आर तो वैसे किसी भी पदार्थ के लिए कांस्टेंट रहेंगे, तो आप क्या कहोगे, जो पीवी है वो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। पीवी कांस्टेंट आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, पी है वो वी के क्या आ गया, व्युत्क्रमानुपाती आ गया। आया कि नहीं आया साहब, आया। क्या आया, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या आया, व्युत्क्रमानुपाती आया। जब हम इन दोनों का ग्राफ लेंगे, किसका, पी और वी का, अगर यहाँ पे पी ले लें यहाँ पे वी ले लें, तो हम क्या कहेंगे, इसका ग्राफ कैसे आएगा, समझे, क्या समझे, कि P है वो V के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके अनुसार, बोयल के अनुसार। और जब हम इसका P और V का ग्राफ लेंगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। लेकिन गड़बड़ यहाँ हुई, इसने कहा P और 1/V का लो, तो हम क्या कहेंगे सर, P और 1/V का सीधी रेखा। अब देखो, अब क्या ये कह रहा है कि अगर मेरे को ग्राफ दे दे किसका, पीवी और वी का, तो मैं क्या कहूंगा, वॉल्यूम चाहे कुछ भी हो, पीवी है वो तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि बोयल कहता है हमने यहाँ पे टेम्परेचर को
कांस्टेंट कर दिया है तो हमारा पीवी है वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर वी दे दे तो भी वही कंडीशन लगेगी, पी दे दे वो भी कंडीशन लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि बोयल बाबा कह के कहते कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया तो होना क्या है भाई, वही होना है जो अभी हुआ है कि पीवी कांस्टेंट हो जाएगा। ये बात थी बोयल की, ठीक है। इसके अलावा बोयल ने कुछ और ग्राफ्स दिए थे, उन ग्राफ की हम बात कर लेते हैं। तो अगर ग्राफ हमें यूं दे दिया जाए कि यहाँ पर अगर हमें दे दिया जाए क्या, प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर हमें 1/v दे दिया जाए तो हम कहेंगे ये यूँ आएगा सीधा, ठीक है। अगर इसके अंदर एक कंडीशन ये दे दी जाए कि अगर यहाँ पे हमें दे दे प्रेशर और इस साइड के अंदर हमें दे दे वॉल्यूम, ठीक है, तो हमारे पास दो ग्राफ आएंगे, वो इस तरीके का आएंगे और ये हमें इक्वेशंस की फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया जाता है ये T1, ये T2 और ये T3, ठीक है। और आपको पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर है वो क्या होगा, T1, T2, T3 या T1, T2, T3। ये आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक आधा कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा टेम्परेचर वो ज़्यादा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी क्या, हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया कि यहाँ पे वॉल्यूम है वो तो क्या है, कांस्टेंट है भाई। वॉल्यूम यहाँ पे जितना था T3 पे उतना ही T2 पे उतना ही T1 पे, ठीक है। अब देखो, अब हम ये आइडियल गैस इक्वेशन P बराबर nRT, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर क्या हो गया, टेम्परेचर के डायरेक्टली, यानी यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर ये आया P1, यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर आया P2, यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर आया P3, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो P3 है वो ज़्यादा है P2 से और P2 है वो ज़्यादा किससे, P1 से। तो P1 पे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर क्या रहा है T3, P2 पे क्या रहा है टेम्परेचर T2 और P3 पे क्या रहा है T1। तो याद है इसका टेम्परेचर का ऑर्डर। ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर, ऐसा आप किसी भी कोचिंग के अंदर हो, आपको माइनर के अंदर भी ये क्वेश्चन अक्सर दिया जाता है, गैस स्टेट का जहाँ भी टेस्ट लगता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और दिया जाता है और उस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर था, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ था, ये था, ठीक है। अब इसके अंदर हमें पूछा क्या जाएगा, इसके अंदर हमें पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का ऑर्डर, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि T1, T2, T3, ठीक है। इससे वही बात क्या क्या वही बात भाई, हम क्या एक चीज को कांस्टेंट कर दें तो दूसरी की वैल्यू निकल जाएगी क्या, T3, T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या आ जाएगा इसका। ये अपना था बोयल बाबा का नियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम क्या कहते हैं अभी देखते हैं। अब देखते हैं हमने चार्ल्स का नियम, और ये चार्ल्स था, चार्ल्स ये कुछ उल्टी बातें करता था। ये कहता था कि साहब आप प्रेशर है, इस प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, तो हम क्या लगाते हैं साहब, हम लगाते हैं पीवी बराबर nRT। अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया तो हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम है डायरेक्टली आ जाएगा किसके, टेम्परेचर के। यानी अगर चार्ल्स के अगर नियम की बात करें तो चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर लागू होता था, और ये कहता था अगर हम स्थिर दाब पर कोई पदार्थ की गणना करें तो उसका वॉल्यूम है उसके तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम कहेंगे वॉल्यूम डायरेक्टली होगा टेम्परेचर के, प्रेशर को कांस्टेंट है। फिर से वही बात क्या, अपने पास में खाली ग्राफ वाली हिस्ट्री है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में कर लिया, हमने कहा दिया यहाँ, ठीक है। अगर हमने कहा कि अगर हम क्या करें, अगर हमें ये दे यूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर हमें दे दे वॉल्यूम, यहाँ पर हमें दे दे टेम्परेचर, ठीक है। इसका हमें दे दे साहब P1, इसका P2, इसका P3। अब बताओ फिर से वही बात क्या, एक को कांस्टेंट कर लो चलेगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। हमने कर दिया वॉल्यूम को कांस्टेंट, हमने कहा ये आया इसका T1, ये आया T2, ये आया T3। हमें पूछेगा कि क्वेश्चन के अंदर P1, P2 और P3 का ऑर्डर बताओ, क्रम बताओ, P1, P2 और P3 का कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। हम कौन सी लगाएंगे, PV बराबर nRT, जग जाहिर गैस दिखे वही PV बराबर nRT टिकाओ, लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो दूसरा तरीका और देखेंगे।
अब पी बराबर हमने एनआरटी लगाया, हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, चार्ल्स बाबा कहता है कि आपको प्रेशर को कांस्टेंट करना था, लेकिन हमें प्रेशर ज्ञात करना है। हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो हम क्या करें, प्रेशर डायरेक्टली टेम्परेचर के, यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी का प्रेशर ज्यादा होगा। एम आई राइट? मैं कहूंगा टेम्परेचर T3 का ज्यादा तो प्रेशर किसका, P3 का ज्यादा। ऑर्डर क्या जाएगा, P3 P2 P1, क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर T3, उसके बाद में T2, उसके बाद में T1, तो प्रेशर क्या, P3 P2 और P1। आई बात समझ में? ये था चार्ल्स बाबा का नियम। ठीक है, इसके अलावा चार्ल्स बाबा का एक नियम यहाँ पे भी लग सकता था कि अगर हमें स्थिर दाब पर कोई चीज की गणना करने को कहते हैं कि मान लो x डिग्री सेल्सियस पर किसी का टेम्परेचर है वो, ठीक है, x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, उस पर अगर हमें वॉल्यूम दे देता A, ठीक है, तो हमें पूछ लेता कि y डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो हम क्या कहते हैं साहब, हम कहते हैं प्रेशर तो कांस्टेंट है तो हम कह रहे हैं v डायरेक्टली T, तो हम कहते हैं v1/v2 = T1/T2। क्वेश्चन सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, यानी दोनों आयतनों का अनुपात है वो किसके बराबर होगा, दोनों के दोनों तापमानों के अनुपात के बराबर होगा जी, हुआ ना, होगा। ठीक है, ये बात है इसकी। अब इसके अंदर एक हमें पूछा जाता है कभी कभार, अगर किस्मत खराब हो तब एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको लो का ग्राफ लेना है, तो आप कहेंगे हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर तो कांस्टेंट है, हम क्या करें, v समानुपाती T, ठीक है, तो अगर हम log v और log T के बीच का कर्व लें तो हमें यहाँ से लेना पड़ेगा इसको, इसका कर्व आ जाएगा, ठीक है, log v और log T का। हमने पढ़ लिया बॉयल का नियम, हमने पढ़ लिया चार्ल्स का नियम, अब हम पढ़ेंगे किसका, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक, गैलुसेक का नियम हम कह रहे हैं कहाँ लगता है, जब हमें स्थिर आयतन दे रखा हो, यानी स्थिर आयतन पर हम क्या करेंगे, P बराबर nRT लिखेंगे, तो हम कहेंगे आयतन को तो स्थिर करना है, ये दोनों तो वैसे स्थिर मानते हैं, तो हम क्या कहेंगे, P है वो टेम्परेचर के समान करके जाएगा। इसके अंदर पूछ क्या सकता है, इसके अंदर वही सेम की सेम बातें जो हमने अभी वॉल्यूम कांस्टेंट करके की थी, इसके अंदर वही आना है क्या, P1/P2 = T1/T2। ये था गैलुसेक का नियम, जब वॉल्यूम है वो आपको कांस्टेंट करना है। अब एक इम्पोर्टेंट जो अंतिम बचता है हमारा, वो बचता है एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम, इसकी बात कर लेते हैं। एवोगाड्रो का नियम, एवोगाड्रो का नियम क्या कहते हैं कि अगर किसी पदार्थ की हमें अणुओं या मोलों की संख्या समान दी जाए तो उसके लिए आयतन का मान भी समान होगा। कैसे, जैसे कि एवोगाड्रो का नियम ये कहता है कि समान अणुओं की संख्याओं युक्त विभिन्न गैसों के नमूनों की अगर समान ताप और दाब दे दिया जाए तो आयतन भी समान होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्या, PV बराबर nRT, इसको हम ये भी लिख सकते हैं PV बराबर n/NaRT। हम कह रहे हैं साहब हमने प्रेशर और टेम्परेचर सेम लिया, R तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, हम क्या कहेंगे, V डायरेक्टली आ गया N के, ठीक है, यानी अगर मोलों की संख्या सेम तो वॉल्यूम क्या सेम, तो हम क्या कहेंगे V1/V2 = N1/N2। ये तो कब हुआ, मोलों की। अगर हमें क्या दे दे, अगर हमें दे दे अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या हम क्या कहते हैं कि V1 बराबर हम क्या कहेंगे N1 और V2 बराबर हम क्या कहेंगे N2, तो V1/V2 क्या आ गया N1/N2। ये थे अपनी 4 गैस के नियम, इनको अपने कहते थे बॉयल का, चार्ल्स का, गैलुसेक का, एवोगाड्रो का नियम, ठीक वगैरह सब कुछ बता चुके हैं अपने एकदम बेहतर तरीके से। ये जो नियम है इनके आप ट्यूशन करें, एक भी क्वेश्चन आपका मेरे को नहीं लगता कि ये इतना समझने के बाद में आपका गलत होगा, तो जो क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको लगभग सारे के सारे बता दिए। अब हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण की, जिसको हम इतनी देर से लिखते आ रहे थे, क्या PV बराबर nRT। चलिए अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आदर्श गैस समीकरण की। एक मिनट देख लेता हूँ कहीं मन तो नहीं होगा, अरे अभी तो खूब 2 GB। अब हम बात कर लेते हैं जी आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है साहब, आदर्श गैस समीकरण है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, P है वो है दाब, V है वो है आयतन,
आयतन की अलग अलग इकाइयाँ होती है, आपको पता है लीटर होती है, मीटर क्यूब होती है, सेंटीमीटर क्यूब होती है। टी है वो है तापमान, एन है वो है मोलों की संख्या। बात करते हैं आर की। आर है आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मान पदार्थ की प्रकृति या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, इसका मान सदैव नियत रहता है। और कितना रहता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मान की गणना अगर कैलोरी में करने का कहिए तो आप कहेंगे 2, ठीक है। और इसकी जो आएगी आपके क्या, इसकी आएगी आपकी यूनिट, ठीक है। वो आप कहेंगे कि अगर आपको कैलोरी में करने का कहे तो आप कहेंगे 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये -1। अगर हम कहें इसकी गणना अगर हमें पूछे जूल के अंदर करने की, ठीक है, तो जूल के अंदर इसका मान हम लिखते हैं 8.0 नहीं 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन। अगर हमें पूछे कि इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है, और अगर हमें पूछे कि Q बराबर nRT, यानी ये एटीएम, ये लीटर और ये टेम्परेचर, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, आर का मान आएगा वो आएगा हमारे सामने 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये होते हैं आपके आर के मान, ठीक है। अब आर के मान के अंदर आप पूछेंगे कौन सी यूनिट कौन सी है, तो अगर आपने जूल में ज्ञात करने का कहा, यानी कि आपने 8.314 ज्ञात किया, ठीक है, तब तो आप कहेंगे साहब ये तो है इसकी एसआई, ठीक है। अगर आपने सीजीएस में ज्ञात किया, ठीक है, तो आप कहेंगे सीजीएस, तो आप कहेंगे कैलोरी आ गया, ठीक है। और आर की मात्रक आप ये सीधी अगर फॉर्मूले से निकालें एटीएम लीटर टेम्परेचर मोल, तो आप क्या कहेंगे 0.08। हमें क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू यूनिट देके करना है। अगर हमें जूल में आंसर आ रहा है तो हमें रखना पड़ेगा 8.314। अगर हमें लीटर एटीएम में आंसर आ रहा है तो हम रखेंगे 0.082। अगर हमें सीजीएस यानी कैलोरी वाला दे रखा है तो हम रखेंगे 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये थी हमारी गैस कांस्टेंट की बात। अब दाब की बात आती है। दाब आप कहते हैं कि एटीएम में लेते हैं साहब, और एक एटीएम बराबर आप क्या कहते हैं 760 mmHg, यानी जितना मरकरी का स्तंभ है वो 760 mm तक उठता है, तो उसके द्वारा जो दाब जनरेट किया जाता है वो 1 mmHg के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक एटीएम है वो आप कहते हैं कि 1.01 गुणा 10⁵5 पास्कल, 1.01 गुणा 10⁵5 पास्कल। इसको आप एक बार के बराबर भी ले सकते हैं एक एटीएम को। 1 लीटर को आप कहते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ना, हाँ 1 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 1 लीटर को आप कहेंगे 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 cc 1 ml के इक्वल होता है। नहीं यार 10 की घात 6 ml होता है ना, वो 1000 cc के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 cc बराबर आप क्या कहेंगे 1000 ml। 1 cc यानी 1 लीटर, सही है। यानी अपनी बात थी पहले वाली वो अपनी सही है कि 1 cc है वो 1 लीटर के इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के इक्वल होगा, ठीक है। अब चलो अब हम 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है किस हिसाब से वो भी हम बात करेंगे। एक हम जब PV बराबर nRT लिखते हैं, इससे हम डेंसिटी का फॉर्मूला भी कैसे जनरेट करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो अपने लिखते हैं जनरली साहब, अपने जो जनरली लिखते हैं, ठीक है, वो अपने लिखते हैं कि PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, ठीक है। PV बराबर nRT लिखते हैं तो अपने कहते हैं कि n होता है, उसको अपने मास और मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि n क्या है मोलों की संख्या, और मोल क्या होते हैं भार बटाणु भार, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि PV बराबर m/mw RT, और हम ये भी कह सकते हैं कि Pmw RT इज इक्वल टू m/v। m हम जानते हैं क्या है द्रव्यमान, v क्या है आयतन, और द्रव्यमान आयतन हम जानते हैं किसके इक्वल होता है
घनत्व की। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम डब्ल्यू अपॉन में आर टी। ये बात होगी साहब घनत्व की, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन इसके अंदर यूँ दिया जाएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घनत्व घटेगा, घटेगा। क्या होगा घनत्व, जब तापमान बढ़ेंगे तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। और क्यों घटेगा आपके सामने है। क्यों घटेगा, क्योंकि जो डेंसिटी घनत्व है और तापमान है T, उसका रिलेशन के साथ है, उल्टा होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू 1/T। जैसे कि अगर मुझे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि अगर एक गैस का तापमान 10 डिग्री से बढ़ाया जाए तो उसके घनत्व में क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन है मेरे सामने कि आपने टेम्परेचर को बढ़ाया 10% बढ़ाया, तो आप कह रहे हैं घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं क्या कहूँगा, मेरे को बाकी किसी भी चीज़ के बारे में रिलेशन नहीं लिखा तो मैं क्या कहूँगा, d1 अपॉन में d2 इज इक्वल टू d2 अपॉन में d1। अगर मैं मानूँ d1 मेरे पास में d था और d2 मेरे को कैलकुलेट करना है, तो टेम्परेचर मेरे पास में 10% बढ़ाया, यानी अगर पहले 100 था तो अब 110 हो गया। सही बात है, पहले 100 था तो 110 हो गया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि डेंसिटी 1 अपॉन में t के इक्वल है। तो मैं अगर d1 अपॉन में d2 का रेशियो लूंगा तो मैं क्या कहूँगा, d2 अपॉन में d1 आएगा जी। और जब मैंने ये रेशियो यहाँ पे लिया और मैं पुट करूँ क्या, 110/100, ठीक है। और मेरे को पहले वाली डेंसिटी d पता है, तो d2 मेरे सामने क्या आएगी, d2 मेरे सामने आएगी कि क्या, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगी 1.1, ठीक है। यहाँ से d आएगा 1.1 इंटू d2, तो d2 मेरे पास में क्या आ जाएगा, d अपॉन में 1.1, यानी लगभग 0.9। क्या बोला, करेक्ट है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट है साहब। क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा। अगर पहले 1 था तो अब 0.9 रह गया, और अब आप बात करेंगे 0.9 के अंदर कितना रहेगा, तो आप कहेंगे 0.909, यानी अगर आपको परसेंट की बात करें तो आप कहेंगे 9.09%। क्या हो गया, अगर सब डेंसिटी में चेंज, कितना चेंज आया डेंसिटी में, 9.09। और वो भी क्या हुआ, जब टेम्परेचर बढ़ा तो घनत्व क्या हुआ, घट गया। ये था अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद में हम लेंगे एक क्वेश्चन का एक वीडियो और, ठीक है, वो भी इतना ही होगा, लगभग आधे घंटे का, ठीक है। उसके अंदर जितने भी अब तक मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपके आइडियल गैस इक्वेशन से हो, चाहे आपके चारों नियम से हो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। यूँ उड़ाएंगे क्वेश्चन, यूँ गर्दा उड़ाएंगे क्वेश्चनों का। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्यों पसीना आपको टपकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहे हैं, आप भी लगाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।